जब मैंने पहली बार वो केस फाइल खोली थी तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाले रहस्य में कदम रखने जा रहा हूं। मौत, साजिश और एक ऐसा जेल ब्रेक जो दुनिया के लिए नामुमकिन था, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं हूं डिटेक्टिव आर्यन मेहरा और ये है मेरी कहानी। साल 2024 का दिसंबर महीना था। दिल्ली की ठंडी हवाओं में सिहरन तो थी, लेकिन जो सिहरन मुझे महसूस हो रही थी उसका कारण मौसम नहीं, वो केस था जो मुझे अभी सौंपा गया था। एक हाई सिक्योरिटी जेल से एक कैदी का फरार होना, वो भी बिना किसी सुराग के, ये किसी मजाक से कम नहीं था। और उसी रात उस जेल के चीफ वार्डन की बेरमी से हत्या कर दी गई। मैंने फाइल बंद की, कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां साजिश ने पहली बार अपनी परछाई डाली थी। जेल के अंदर से, दिल्ली की तिहाड़ जेल का ब्लॉक नंबर 7, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, वही बंद था। अयूब सिद्दीकी, एक पूर्व आतंकवादी, मास्टरमाइंड और वो व्यक्ति जिसने भारत में 5 बड़े बम धमाके की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया था। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन एक सुबह उसकी कोठरी खाली मिली और उसी दिन वार्डन राजीव मल्होत्रा की लाश जेल के स्टाफ क्वार्टर में पड़ी मिली, गला घोंटा गया था। पुलिस के एसआई विराट सिंह मेरे पास केस लेकर आया। विराट, आर्यन, हम सब हैरान हैं। कोई सीसीटीवी में नहीं दिखा, कोई सुराग नहीं, और सबसे बड़ी बात, अयूब की कोठरी अंदर से लॉक थी। मतलब ये किसी अंदरूनी आदमी का काम है और कोई ऐसा जो सिस्टम को बहुत अच्छे से जानता है। मैं और विराट जेल पहुंचे। मैंने सबसे पहले अयूब की कोठरी का निरीक्षण किया। दीवारें मजबूत थी, कोई सुरंग नहीं, सीलिंग पर कोई छेद नहीं, गेट पर लगे कैमरे में बस एक फ्रेम। रात 1:52 पर लाइट 3 सेकंड के लिए बंद हुई थी। यही वो पल है जब कुछ हुआ। बिजली का जाना एक इत्तेफाक नहीं, ये प्लान का हिस्सा था। विराट ने बताया कि एक हफ्ते पहले ही एक नया इलेक्ट्रिशियन, शिवम बख्शी, जेल में काम पर रखा गया था। मैंने उसकी पर्सनल फाइल निकाली, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, नकली एड्रेस। वो असली शिवम नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वार्डन की मौत रात 1:03 से 2 बजे के बीच हुई थी। हमें उसके कमरे में एक अजीब सा डिवाइस मिला, एक पोर्टेबल स्कैनर जो फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट कर सकता था। यानी किसी ने पहले से उसकी उंगलियों की नकल तैयार की थी। गेट्स और लॉकिंग सिस्टम इसी से खुले होंगे। विराट ने जेल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए और एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अयूब को हफ्ते में एक बार मनोचिकित्सा के लिए बाहर लाया जाता था। यही मौका था उसे जेल की व्यवस्था समझाने और तोड़ने का। हमें शक था कि जेल के अंदर कोई बड़ा अधिकारी भी इस प्लान का हिस्सा है। तभी मुझे मिला एक कोडेड नोट जो वार्डन के लॉकर में छुपा हुआ था। अगली रात जब चांद आधा होगा, एक गायब हो जाएगा और दूसरा हमेशा के लिए सो जाएगा। ये कोई कविता नहीं, ये वार्निंग थी। एक गायब, अयूब, और दूसरा मरा हुआ, वार्डन। हमने जेल के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। डिप्टी जेलर संजय वर्मा के फोन से एक नंबर बार बार डायल हुआ था, जो एक बांग्लादेशी बॉर्डर के पास एक्टिव था। अब तक की सारी कड़ियां मिलाने पर जो चित्र सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। नकली इलेक्ट्रिशियन ने पावर कट किया, स्कैनर से लॉक खोला गया, अंदर के किसी अधिकारी ने मार्ग बनाया और फरारी के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए वार्डन को मार दिया गया। लेकिन सवाल अब भी यही है, अयूब गया कहां? एक और सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी जिसमें जेल के पीछे वाले पुराने जल निकासी टनल से हल्की सी हरकत होती दिखाई दी। मैंने उस टनल को खुद जाकर देखा। अंदर सिर्फ अंधेरा था, सन्नाटा, और दीवार पर लिखा था, तुम मुझे नहीं रोक सकते आर्यन। ये तो बस शुरुआत है। मैंने विराट की ओर देखा और कहा,
ये कोई जेल ब्रेक नहीं, ये युद्ध की शुरुआत है। हर बार जब मुझे लगता है कि मैंने साजिश की तह तक पहुंच लिया हूं, तभी कोई नया मोड़ मेरी सोच को चुनौती देता है। टनल में लिखा गया वो संदेश, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये चुनौती थी, मेरी समझ, मेरी हिम्मत और मेरी इंसानियत के खिलाफ। अब ये केस सिर्फ एक फरार कैदी का नहीं रहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन चुका था। टनल लगभग 200 मीटर लंबी थी, अंधेरी और बदबूदार, लेकिन उसमें एक बात अजीब थी, उस पर नया सीमेंट और ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, यानी कोई इसे पिछले कुछ महीनों से खुद रहा था। और जेल के सिस्टम को धोखा देने की ये तैयारी लंबी थी। टनल के दूसरे सिरे पर पहुंचते ही हम एक सुनसान कब्रिस्तान में निकले, बेगुनाहों का आरामगाह, ये नाम बोर्ड पर लिखा था। विराट, ये जगह तो नक्शे में भी नहीं थी। मैं और अयूब को अच्छी तरह पता थी, इसका मतलब प्लान में सिर्फ जेल के लोग नहीं, बाहर का नेटवर्क भी शामिल है। कब्रिस्तान में ताजा खुदी एक कब्र दिखी, हमने खुदाई करवाई, अंदर एक पुराना सीसीटीवी डीवीआर और एक बर्नर फोन मिला। फोन में सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी। उस आवाज को सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्यन मेहरा, तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ लोगे? तुम मेरे पास पहुंचे भी नहीं और मैं अगला कदम बढ़ा चुका हूं। ये आवाज, ये सिर्फ अयूब की नहीं हो सकती, ये कोई और है। मैंने उस आवाज का ऑडियो प्रोफाइल एनालाइज कराया। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। 2 अलग अलग आवाजें मिली, एक अयूब की थी, दूसरी किसी अनजान व्यक्ति की जो पूरी योजना को निर्देशित कर रहा था। अब ये सिर्फ जेल ब्रेक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश लग रही थी। फोन से हमें एक लोकेशन मिली, गाजियाबाद के बाहर एक पुराना गोदाम, जिसे 15 साल से बंद बताया गया था। हमने अपनी टीम के साथ उस जगह पर छापा मारा। वहां मिला एक गुप्त बेसमेंट, जिसमें नकली पासपोर्ट बनाने की मशीनें थी, भारत की 6 बड़ी जेलों के ब्लूप्रिंट्स और एक व्हाइट बोर्ड जिस पर लिखा था मिशन क्रैकडाउन चरण 2, 3 जनवरी 2025। विराट, मतलब अयूब का भागना सिर्फ एक डेमो था, अब असली हमला शुरू होगा। और हमें उससे पहले उस मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा जो पर्दे के पीछे है। इसी बीच मुझे एक रिटायर्ड अधिकारी की रिपोर्ट मिली, इंस्पेक्टर अजीत बख्शी, जिसने 2008 में अयूब के नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे एक फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया था। उसकी बेटी डॉक्टर शालिनी बख्शी अब एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट थी और वो जेल ब्रेक की खबर के बाद से ही गायब थी। हम उसकी तलाश में दिल्ली के साउथ ब्लॉक स्थित पुराने हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। वहां एक वार्ड के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, सच्चाई जानोगे तो सब कुछ खो दोगे आर्यन। हमें धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये कोई एक कैदी की फरारी नहीं थी, ये एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय मिशन था, जिसका उद्देश्य था भारत की आंतरिक सुरक्षा को हिला देना। हमने उन जेलों की निगरानी शुरू करवाई जिनके ब्लूप्रिंट उस गोदाम में मिले थे, और तब मिला पहला बड़ा सुराग। पटियाला जेल के एक डॉक्टर ने 1 साल पहले अपना पद छोड़ दिया था। नाम डॉक्टर फवाद रिजवी, जो पाकिस्तान के एक खुफिया संगठन से जुड़ा था। तो ये एक मल्टी लेड अटैक है, अंदर से, बाहर से और दिमाग से। विराट, हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है मास्टरमाइंड को ट्रैक करना, और वो है शालिनी बख्शी। अब हम शिकार बन चुके थे, खेल पलट गया था। फोन की घंटी बजी। आर्यन, अगला धमाका तुम्हारी आत्मा को चीर देगा। समय 3 जनवरी दोपहर 2 बजे। स्थान तुम्हारा अतीत। मैंने फोन बंद किया और कहा, अब लड़ाई उस जगह होगी जहां से सब शुरू हुआ था। मेरी पहली केस फाइल, मेरी सबसे बड़ी हार, और शायद अगली जीत भी। हर सच की एक कीमत होती है, और इस बार मैं न केवल एक सच के करीब पहुंच रहा था, बल्कि उसे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार था।
3 जनवरी की तारीख मेरे जीवन का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाली थी। 3 जनवरी की सुबह मेरे सामने टेबल पर एक पुरानी केस फाइल खुली थी। बेकरी ब्लास्ट 2006 पुणे। ये वही केस था जिसने मुझे पहली बार एक डिटेक्टिव की पहचान दिलाई। लेकिन एक मासूम लड़की की मौत ने मेरे नाम पर हमेशा एक बदनुमा दाग छोड़ दिया। विराट, सर, क्या आपको लगता है धमाका इसी केस से जुड़ा है? हाँ विराट, और मुझे शक है कि वो लड़की जिसकी मौत की खबर हमें मिली थी वो कभी मरी ही नहीं। मैंने अपना बैग उठाया और निकल पड़ा पुणे की उसी पुरानी बेकरी की ओर जो अब खंडहर बन चुकी थी। बेकरी के अंदर एक सीक्रेट सेलर मिला और वहां रखी थी एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं जिंदा हूं, आर्यन, लेकिन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। शालिनी, मैं शालिनी बख्शी वही लड़की है जो उस बेकरी ब्लास्ट में मारी गई बताई गई थी। या ये कोई नया खेल है? डायरी में दर्ज आखिरी पंक्तियां थी, 3 जनवरी दोपहर 2 बजे इंसाफ का असली चेहरा सामने आएगा। समय, स्थान और शक सब तुम पर होगा। दिल्ली लौटते ही हमें खबर मिली, एम्स अस्पताल में एक संदिग्ध मिला है जो खुद को अयूब का दोस्त बता रहा था। हम वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही हम ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। पूरा हॉस्पिटल ब्लैकआउट में चला गया और 30 सेकंड के अंदर 3 बॉडी गायब, एक नर्स मरी हुई और सीसीटीवी ब्लाइंड कर दिए गए। विराट, सर, ये जेल ब्रेक का दूसरा फेज था जो हॉस्पिटल में हुआ। अब कैदी सिर्फ जेल से नहीं, सरकारी संस्थाओं से भी भाग रहे हैं। 2 बजे से ठीक पहले मुझे एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अयूब था, पीछे बंधी हुई लड़की, डॉक्टर शालिनी। अयूब, इस बार मैं कुछ साबित करना चाहता हूं। आर्यन, एक झूठा हीरो, एक नकली केस और एक सच्चाई जो कभी सुनी नहीं गई। मैं क्या चाहते हो? अयूब, सिर्फ इतना कि तुम सबके सामने कबूल करो कि 2006 का बेकरी ब्लास्ट एक फर्जी केस था और तुमने किसी मासूम को दोषी बनाया था। नहीं तो 5 मिनट बाद तुम्हारी सच्चाई के साथ एक और धमाका होगा। अयूब ने एक लाइव स्ट्रीम लिंक भेजा था। पूरे देश के सामने अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे। एक, अपने करियर और सम्मान को खत्म करना। 2, या एक मासूम की जान को कुर्बान होते देखना। मैंने वीडियो ऑन किया। मैं डिटेक्टिव आर्यन मेहरा। 2006 के बेकरी केस में जो भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। लोगों की आंखों में सनसनी, मीडिया का शोर और सोशल मीडिया पर आग लग चुकी थी, लेकिन मैं झूठ बोल रहा था। वो सब कुछ एक जाल था जिसे मैंने और विराट ने प्लान किया था। हमने शालिनी को पहले ही ट्रैक कर लिया था और उसे सुरक्षित निकाल लिया गया था। उस लड़की को जो बंधी हुई दिख रही थी वो एक नकली क्लोन थी। विराट, जैसे ही उसने स्ट्रीम ऑन की, हमने उसकी लोकेशन ट्रेस की, नोएडा के पुराने फिल्म स्टूडियो से। छापेमारी में हमें मिला अयूब, लेकिन वो अकेला नहीं था। वहां मौजूद था वो असली मास्टरमाइंड, एक शख्स जो अब तक पर्दे के पीछे था, और वो था एसीपी मोहित राव, जो हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट का प्रमुख था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। जेल ब्रेक, हॉस्पिटल ब्लैकआउट, धमाकों की धमकी, ये सब सिर्फ एक कवर था। असली मिशन था कुछ और, शायद ऐसा कुछ जो पूरे देश को झकझोर सकता था। जेल ब्रेक सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू हुआ था। और इस बार खेल का मैदान सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि पूरा देश था। 3 जनवरी की रात एसीपी मोहित राव, जिसे मैं वर्षों से अपना गुरु मानता था, अब उसी के चेहरे पर देशद्रोह की परछाई थी। मैं गुस्से में, मोहित सर, ये सब क्या है? आप, अयूब और जेल ब्रेक, ये सब एक ही धागे से जुड़ा कैसे हो सकता है? मोहित ठंडी मुस्कान के साथ, कभी सोचा है? आर्यन,
एक सिस्टम जब बार बार भ्रष्ट हो जाए तो उसे बचाने का सही तरीका क्या होता है? उसे तोड़ना। और मैं वही कर रहा हूं। सिस्टम को तोड़ रहा हूं ताकि नया सिस्टम बन सके। उसकी आंखों में जुनून नहीं बल्कि पागलपन था, लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग डरावनी थी। एसीपी मोहित ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। मिशन फीनिक्स, एक गोपनीय सरकारी प्रोजेक्ट जो असफल हो गया था। इस मिशन के तहत ऐसे अपराधियों को ट्रेनिंग दी गई थी जो न्याय प्रणाली से बाहर थे। इनका इस्तेमाल दुश्मन देशों में खुफिया ऑपरेशनों के लिए किया जाना था। मोहित, हमने 12 ऐसे कैदियों को चुना जिनमें हर एक की खासियत जानलेवा थी। लेकिन प्रोजेक्ट बंद हो गया और सरकार ने उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। लेकिन मोहित ने उन्हें मारने के बजाय बचा लिया और अब उन्हीं 12 में से 9 जेल से बाहर निकल चुके थे। मैं धीरे से, यानी जेल ब्रेक नहीं, ये मिशन रिकॉल था। जैसे ही मोहित को पकड़ा गया वो चुप रहा, लेकिन अयूब से हमें एक क्लू मिला। ब्लेस प्रोटोकॉल 4:40 मिनट। इस कोड का मतलब हमें समझने में वक्त लगा, लेकिन जब हमने मुंबई के कंट्रोल सेंटर की एक पुरानी रिपोर्ट निकाली तब पता चला। शाम के 4:42 मिनट 4 जनवरी को पूरे देश में 4 बड़े शहरों की इंटरनेट, पावर और ट्रैफिक सिस्टम को एक साथ क्रैश किया जाना है। विराट सर, अगर ये हुआ तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था घंटों में ठप हो जाएगी। अस्पताल, एटीएम, फ्लाइट्स सब रुक जाएगा। हमारे पास अब 19 घंटे से भी कम का समय था और हमें उन बाकी बचे 3 कैदियों को ढूंढना था जो इस साइबर अटैक को अंजाम देने वाले थे। जैसे ही हमने मोहित को दिल्ली ट्रांजिट सेल में शिफ्ट किया, एक हमला हुआ। पुलिस वैन पर ग्रेनेड फेंका गया और कुछ ही पलों में मोहित गायब। लेकिन सीसीटीवी में जो दिखा उसने मुझे हिला दिया। विराट सर, उस हमले में एक चेहरा और था जो फाइलों में मृत घोषित किया गया था। उसका नाम था कबीर मलिक, वही अंडरकवर एजेंट जिसने फीनिक्स को ट्रेन किया था और जिसे मोहित ने मरा हुआ बताया था। 4 जनवरी की सुबह 6 बजे हमें सूचना मिली, मिशन का अगला टारगेट है मुंबई। तुरंत हमने दिल्ली से मुंबई के लिए एयरफोर्स स्पेशल फ्लाइट बुक की। मैं अपनी डायरी में लिखते हुए, हर दिशा धुंधली हो गई है। अपने ही देश के भीतर दुश्मनों के नेटवर्क को पहचानना मुश्किल हो गया है। पर एक बात साफ है, अब ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि युद्ध है। और इस युद्ध की जीत सिर्फ मेरे शब्दों में नहीं, मेरे फैसलों में होगी। मुंबई के एक पुराने रेलवे स्टेशन के नीचे एक सीक्रेट बंकर मिला जहां से पूरे शहर की साइबर लिंकिंग कंट्रोल हो रही थी। 3 लोगों की पहचान हुई। 1 साइना फर्नांडिस, हैकर क्वीन। 2 रघु गुप्ता, पावर सिस्टम इंजीनियर। 3 राशिद खान, ट्रैफिक नेटवर्क मैनिपुलेटर। लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे, साइना पहले ही भाग चुकी थी। रघु और राशिद को हमने धर दबोचा, लेकिन उनसे एक भयानक सच सामने आया। रघु डरते हुए, साइना अकेली नहीं थी, उसके साथ कबीर मलिक है और वो मोहित को लेकर नवी मुंबई पोर्ट की ओर जा रहे हैं। वहां से एक सबमरीन के जरिए भागने की योजना है। 4 जनवरी शाम होने में सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। एक तरफ सिस्टम ठप करने की तैयारी, दूसरी तरफ सबमरीन से पलायन की साजिश। और मैं एक ऐसी दौड़ में हूं जिसमें हारने का मतलब है देश की हार। हर सुराग, हर गद्दार, हर झूठ अब एक ही जगह पहुंच रहा था, नवी मुंबई पोर्ट। और मैं मौत से 2 कदम पीछे चल रहा था। 4 जनवरी शाम 4:38 बजे मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक बुरी तरह फंसा हुआ था। साइना ने अपने आखिरी ट्रिक का इस्तेमाल कर डाला। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को क्रैश करके शहर को ठप कर दिया। हम हेलीकॉप्टर से नवी मुंबई पोर्ट की ओर बढ़ रहे थे। मेरे साथ थे एसीपी विराट और एनएसजी की एक टीम। विराट, अगर हम 4:40 से पहले नहीं पहुंचे तो सिस्टम क्रैश सिर्फ शुरुआत होगी।
वो सबमरीन देश के बाहर एक बहुत बड़े डाटा सर्वर तक जाएगी और पूरा भारत अंधेरे में डूब जाएगा। साइना एक जीनियस हैकर थी। उसने हर एक फाइल, हर एक डेटा को इमोजी में कोड किया था। जब हमने रघु से उसकी पिछली चैट्स ली तो एक पैटर्न उभर आया। इसका अर्थ था सांप, कबीर प्लस आग, ब्लेज प्लस सिग्नल, हैक प्लस मौत, अंत। साइना सिर्फ सिस्टम को नहीं गिरा रही थी, वो एक डिजिटल नरसंहार की तैयारी में थी। 4:29 PM हम नवी मुंबई पोर्ट पहुंचे। चारों तरफ कंटेनर, भारी जहाज और एक पुराना सबमरीन डॉक। साइना सबमरीन में घुस चुकी थी। मोहित उसके साथ था और कबीर मलिक को बाहर सुरक्षा में तैनात किया गया था। मैं हेलमेट उतारते हुए, कबीर मलिक, तुमने देश से गद्दारी नहीं की, तुमने अपने ही प्रशिक्षण का अपमान किया है। कबीर, बिल्कुल शांत, देश बदल चुका है। आर्यन, अब सिस्टम को गिराना ही देशभक्ति है। फायरिंग शुरू हो गई। एनएसजी टीम और साइना के गार्ड्स आमने सामने। मैं और विराट सबमरीन की ओर भागे। साइना ने सबमरीन का लॉक कर दिया था। अंदर जाने के लिए हमारे पास बस एक 32 सेकंड विंडो थी जब एयर लॉक खुलता। विराट, मैं लॉक तोड़ता हूं, तुम अंदर जाओ। लेकिन तुम। विराट, अब बहस का समय नहीं है। मैंने छलांग लगाई और अंदर गया। साइना कंट्रोल पैनल पर बैठी थी और सामने था मोहित, बेहोश। मैं चीखते हुए, खेल खत्म। साइना हंसते हुए, खेल तो अब शुरू हुआ है डिटेक्टिव आर्यन। तुम्हारे सिस्टम ने मुझे जन्म दिया है, अब मैं उसे खत्म कर रही हूं। साइना ने जैसे ही ब्लेज प्रोटोकॉल पर आखिरी कंफर्म बटन दबाया, मैंने फायर किया। गोलियां कंप्यूटर के स्क्रीन पर लगी और साइना जमीन पर गिर पड़ी। साइना मर चुकी थी। मोहित को होश आया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। मोहित, धीरे से, साइना सिर्फ एक मोहरा थी, असली खिलाड़ी तो अब भी बाहर है। मैं सख्त लहजे में, कौन? कबीर? मोहित हंसते हुए, नहीं आर्यन, वो जिसे तुम अब तक अपना गाइड मानते आए हो। तभी रेडियो पर विराट की आवाज आई, आर्यन बाहर आओ, हमारे पास एक और कैदी है, एक अजनबी जिसने एनएसजी की यूनिफॉर्म पहनी थी। मैं बाहर गया और वहां जो देखा वो मेरी आत्मा को झकझोर गया। विराट जमीन पर पड़ा था, बेहोश, और जिसे मैंने विराट समझा वो था नकली विराट। असली मास्टरमाइंड क्रिस नायर, जो फीनिक्स प्रोजेक्ट का शून्य, 0 सब्जेक्ट था और जिसे मरा हुआ समझा गया था। हमने क्रिस नायर को पकड़ लिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, क्रिस, धीरे से, इस बार तुम जीत गए आर्यन। लेकिन सिस्टम कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि सिस्टम का दुश्मन कोई इंसान नहीं, वो सिस्टम खुद है। कभी कभी जीत का मतलब होता है सिर्फ एक और दिन का चैन, लेकिन असली जंग जारी रहती है, क्योंकि गद्दारों की शक्लें बदलती हैं, नाम बदलते हैं, मगर उनका मकसद नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।